मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्वथन एवं क्वथनांक क्या होता है। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत किया था गलन से, इसके बाद हमने पढ़ा था हिमान, फिर हमने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। आज बारी थी अब वाष्पन की और संघनन की। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, इससे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्वथन एवं क्वथनांक क्या होता है, क्योंकि इसे समझने के लिए, मतलब वाष्पन और संघनन को समझने के लिए यह तथ्य सामने आएगा, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। वाष्पन और संघनन को समझने के लिए हमें क्वथन एवं क्वथनांक की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमें यहां पर सबसे पहले क्वथन एवं क्वथनांक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वथन एवं क्वथनांक को एक लॉजिक से, एक टेक्निक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग इसे अपने भाषा में, अपने सिंपल भाषा में डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। आइए देखा जाए। मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है, सपोज दैट, ओके, ये कोई एक बर्तन है, ये कोई एक बर्तन है, ओके। इस बर्तन में जल भरा है। क्या भरा बेटा? पानी भरा है, पानी, ओके। अच्छा, हम लोग करते क्या है कि इस जल को हम लोग जो है गर्म करते हैं। मान लीजिए हमारा ये बर्नर है, इस बर्नर की सहायता से हम लोग इस जल को गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो शुरुआत में देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो जल के कण होते हैं वे स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं, उनकी गति अनियमित होती है, ये मैंने आपको पहले बताया है। और जल के कण, मतलब जल के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, ये मैंने आपको बताया है। और तथा द्रव के कणों का, द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह ठोस की अपेक्षा कम लगता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव के कण पहले से ही स्वतंत्र होकर के इधर उधर अनियमित रूप से गति करते हैं। चलिए, यहां पर जब हम इसको गर्म नहीं कर रहे थे द्रव को, तो उस समय द्रव के कण अनियमित रूप से गति कर रहे थे, स्वतंत्र होकर के अनियमित रूप से गति कर रहे थे। जब हमने इस द्रव को बर्नर की सहायता से गर्म किया तो हमने पाया कि शुरुआत में इस द्रव का ताप बढ़ता जाएगा। जब हम इस द्रव को इस बर्नर की सहायता से उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो यह इस द्रव का ताप लगातार बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब इस द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। जब द्रव का ताप स्थिर हो जाता है, उसी समय द्रव के अंदर से, ठीक है ना, द्रव के बुलबुले निकलेंगे, ये ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे ये ऊपर जाएंगे, ये द्रव के बुलबुले हैं। ये वास्तव में जो बुलबुले हैं, जब ये ऊपर जाएंगे तो ये वास्तव में वाष्प होते हैं, ये जल के वाष्प होते हैं। ये देखिए, जल के वाष्प ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे। ये वाष्प ऊपर की तरफ दाब डालेंगे। वास्तव में ये वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब है। और हम लोग जानते हैं कि इस धरती पर स्थित प्रत्येक वस्तु पर वायुमंडल दाब लगाता है, प्रत्येक वस्तु पर। ठीक उसी प्रकार इस वाष्प दाब पर जो ये वायुमंडल है, जो ये वायुमंडल है, यह है इस, मतलब नीचे की तरफ दाब लगाएगा।
यह वायुमंडल नीचे की तरफ दाब लगाएगा और ये वाष्प दाब ऊपर की तरफ दाब लगाएगा। जब वाष्प दाब और यह वायुमंडल आपस में बराबर हो जाएंगे, उसी समय यह द्रव, यह पानी खौलने लगता है और उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? क्वथन। और जिस ताप पर यह द्रव खौलने लगता है या जिस ताप पर वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। इसको हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बर्तन हमने लिया है, हमने बर्तन में जल लिया है, पानी लिया है। अब हम इस पानी को इस बर्नर की सहायता से उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। प्रारंभ में इस द्रव का ताप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि इस द्रव का ताप स्थिर हो जाता है, जबकि इसे हम कंटिन्यू उष्मा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी एक समय, एक स्थिति, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इसे द्रव को उष्मा देने के बावजूद भी इस द्रव का ताप कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक निश्चित ताप से नहीं बढ़ता है। उसी समय हम लोग पाते हैं कि द्रव के अंदर से ये बुलबुले निकल करके ऊपर जाते हैं। यही बुलबुले वास्तव में वाष्प होता है, गैस होता है, वाष्प होता है। ये बुलबुले ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद ये बुलबुले या वाष्प दाब ऊपर की तरफ दाब लगाते हैं। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल भी इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर दाब डालती है। जिस समय इस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी समय बेटा जी पूरा का पूरा द्रव खौलने लगता है। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक, और इस क्रिया को कहा जाता है क्वथन। जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो जिस ताप पर यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं, उसी ताप को बेटा, उसी टेम्परेचर को इस जल का क्वथनांक कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगता है, खौलने लगता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक समय ऐसा आता है कि इस द्रव का तापमान स्थिर हो जाता है। बेटा यही तापमान है, यही निश्चित तापमान क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब इस द्रव का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसी समय इस द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्वथनांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी परिभाषा है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को, उसी टेम्परेचर को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब इस द्रव का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसी समय वाष्प दाब, मतलब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें केवल एक परिभाषा लिखना है, क्या? कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को या उसी टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं, और इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। देखते बेटा, देखते हैं, चलिए। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब
के बराबर हो जाता है, उसी ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अर्थात हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब बराबर क्वथनांक। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उस ताप या जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को कहते हैं क्वथनांक। ओके, यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर वाष्प दाब बदलेगा तो क्वथनांक भी बदलेगा। वाष्प मतलब वायुमंडलीय दाब बदलेगा तो क्वथनांक भी बदलेगा, या वाष्प दाब बदलेगा तो क्वथनांक भी बदलेगा। वास्तव में वायुमंडलीय दाब और क्वथनांक में सीधे का संबंध होता है। मतलब क्या हुआ, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब समानुपाते क्वथनांक। मतलब अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक कम होगा, अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा। लेकिन वाष्प दाब और क्वथनांक में विपरीत का संबंध होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। हमें यहां पर केवल यह देखना है कि वायुमंडलीय दाब समानुपाते क्वथनांक। बेटवा जी, अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा। देखिए, जब हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो यदि हम चाहें कि पहाड़ पर खाना को पकाएं, तो चूंकि पहाड़ पर जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो पहाड़ पर क्वथनांक भी कम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं बेटा जी कि शुद्ध जल का तापमान या शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब हम पहाड़ पर जल को गर्म करेंगे या खाना पकाएंगे तो वहां पर जल का क्वथनांक 100 से घट करके मान लेते हैं कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आप समझिए, हमें पता है कि जब तक द्रव का तापमान 100 पर नहीं जाएगा तब तक द्रव खौलेगा नहीं, तब तक द्रव उबलेगा नहीं, और जब तक द्रव उबलेगा नहीं तब तक खाना पकेगा नहीं। अब देखिए, अब हमें चूंकि होता क्या है कि पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। हमने मान लिया कि क्वथनांक 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हमें पता है कि जब तक भैया द्रव का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा तब तक द्रव नहीं खौलेगा, और जब तक द्रव नहीं खौलेगा, जब तक द्रव नहीं उबलेगा, तब तक खाना नहीं पकेगा। अब हमें इस 70 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 तक लाना है, और 100 तक लाने में 70 डिग्री पहाड़ पर द्रव के 70 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक तक लाना है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में काफी समय लग जाता है। जब काफी समय लग जाता है तो खाना पकने में भी काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो
पहाड़ पर खाना देरी से पकता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से क्वथनांक भी कम हो जाता है, और जब क्वथनांक कम हो जाता है तो वहां खाना बहुत देरी से पकता है। इस बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप पहले बच्चा नोट कर लीजिए मेरे बेटा जी। ओके बेटा, बैठते हैं। ओके, लिखेंगे पहाड़ पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ पर खाना देरी से पकता है, देरी से पकता है। ओके, मेरी बात आई समझ में? चलिए ठीक बेटा। इसी प्रकार जब हम लोग कुकर में खाना पकाते हैं, प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में होता क्या है, जब हम उष्मा देते हैं कुकर में तो कुकर के अंदर दाब बढ़ता जाता है, और जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, और जब क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी से पक जाएगा। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे कि वास्तव में क्वथन और क्वथनांक का कारण क्या है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।